Namaskar. Myself, Dr. Neetu Singh, Professor and in charge, Department of Home Science, Hemati Nandan Bahuguna, Government Postgraduate College, Naini, Prayagraj. Today, I am going to speak on food, nutrients and nutrition. आहार, पौष्टिक तत्व और पोषण. अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि अ मैन इज़ वॉट ही ईट्स. एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति वही होती है जैसा आहार वो ग्रहण करता है. शारीरिक स्थिति से मतलब है निरोगी अथवा रोगी काया. तो हम अपने शरीर को रोगी रखना चाहते हैं या निरोगी हम रहना चाहते हैं, ये निर्भर करता है कि हमने अपना आहार कैसे लिया है. और ये जो आज का हमारा ये विषय है, ये स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, आहार विज्ञान में जो रुचि रखते हैं उन छात्र छात्राओं के लिए, और जो आहार विज्ञान को अपना आधार मानकर इसमें दक्षता आगे हासिल करना चाहते हैं, इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में जैसे सामुदायिक पोषण यानी कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन, थेरापिटिक न्यूट्रिशन जैसे कि आप उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं, विभिन्न प्रकार के डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ में आहार नियोजन या मील प्लानिंग में अगर रुचि रखते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के दौरान होने वाले आहार व्यवस्था और रोग से सुधार की अवस्था में कैसा भोजन, किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, इन सब क्षेत्रों में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये विषय बहुत ही बुनियादी ज्ञानवर्धक है. उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है. साथ ही वे सभी छात्र छात्राएं जो इस विशेष विषय से में रुचि नहीं रखते हैं या संबंधित नहीं हैं, आम जनमानस के लिए भी ये विषय एक बहुत ही बुनियादी जानकारी से युक्त है, जिसे जानना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है. क्योंकि हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, जिससे वो दिए हुए अपने समस्त कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से 100% रूप से संपादित कर सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. देखिए, ये जो तीनों शब्द हैं इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है. फूड, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन. अब इसका आपस में संबंध जानने के लिए हमें बारी बारी एक एक को समझना या जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम आते हैं इस शब्द फूड पर. बहुत बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है कि फूड का मतलब क्या होता है, आहार. अब आहार क्या है? वो सभी भोज्य पदार्थ जिसको हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और हम अपनी भूख को संतुष्ट करते हैं. दूसरे शब्दों में, एनी फूड आइटम दैट इज़ कंज्यूम्ड थ्रू माउथ एंड दैट सेटिस्फाइज आवर हंगर, उसको हम फूड कहते हैं. अब तो ये फूड में ऐसी क्या खास बात है कि जिसके ऊपर हमारे ये पूरे शरीर की स्थिति निर्भर करती है. तो इस आहार में, इस फूड में जादुई तत्व होते हैं जिन्हें हमने न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व नाम दिया है, जिसको कि अभी हम आगे डिटेल में जानेंगे. ये आहार या ये भोजन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है. किसी भी दो व्यक्ति का आहार कभी भी समान नहीं हो सकता. और अज्ञानतावश जब हम इस चीज़ को नहीं जानते और समझते हैं, और जहाँ पर हम भूलवश ये मान लेते हैं कि ये इतना खा रहा है या इसने इतना लिया है तो मुझे भी ऐसे ही लेना चाहिए, ये तो खा रहा है, इससे कुछ नहीं हुआ. तो जब हम इस तरह के मिसकंसेप्शन या हमारे अंदर अनअवेयरनेस होती है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे डिजीज़ की तरफ, डेफिशिएंसी डिजीज़ की तरफ, या जिसे हम कहते हैं कुपोषण की तरफ, हमारा शरीर फिर बढ़ता चला जाता है और हमें उसका पता बहुत देर बाद कई बार लगता है. तीसरा हम जो टर्म इसमें हमें जानना ज़रूरी है वो है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट. जब भी आहार का ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में वो विभिन्न रोगों के रूप में दृष्टिगत होता है. अब ये बैलेंस क्या है? हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है और हमने जो भोजन लिया है, क्या उसमें सामंजस्य है? कोई भी एक चीज़ ज़्यादा है या कम है तो वहीं पर स्थिति इम्बैलेंस की आती है और वो हमारे शरीर में रोगों के रूप में दिखाई देता है. अब ये बैलेंस की स्थिति कैसी आए?
हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें ये सभी जादुई तत्व, जिन्हें हम पौष्टिक तत्व नाम देते हैं, ये उसी प्रपोर्शन में, अनुपात में या रेशियो में उपस्थित हों जिससे कि आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है। तो ये बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी और हमारा शरीर कुपोषण की तरफ अग्रसरित नहीं होगा। और ऐसे आहार को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पे कि बैलेंस हो डिमांड और सप्लाई में, जब संतुलन बना रहता है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और जब भी ये बैलेंस डाइट डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, जिसको कि हम कुपोषण कहते हैं। अच्छा, अब ये माल न्यूट्रिशन से सामान्य व्यक्ति जनरली क्या समझता है कि पौष्टिक तत्वों की कमी। नहीं, माल न्यूट्रिशन का मतलब हमेशा कमी नहीं है। इसके अंतर्गत दोनों चीज़ें आती हैं, डेफिशिएंसी यानी कि कमी और अधिकता यानी कि एक्सेस। ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। किसी भी पौष्टिक तत्व की अगर कमी हो रही है तो भी, और अगर अधिकता हो रही है तो भी, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जैसे अभी हम बारी बारी करके एक एक जब पौष्टिक तत्व के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होती चलेंगी। अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे, जिसका नाम है कि न्यूट्रिएंट्स। इन भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं ये जादुई तत्व जिन्हें हम कहते हैं पौष्टिक तत्व। ये होते क्या है, ये रासायनिक तत्वों का संगठन है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपोनेंट्स। विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का जब संयोजन होता है तो वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स को हमने एक मोटे तौर पर, हमने नहीं मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और विभिन्न पोषण और आहार के संगठनों ने पौष्टिक तत्वों को 6 में विभाजित किया है मुख्य रूप से, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है फैट, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है आपका विटामिन्स, फिर आता है मिनरल्स, और फिर आता है वाटर यानी कि जल, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट 7वां तत्व जिसको अभी लेटेस्ट WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने इसमें शामिल किया है, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स या आहारीय रेशे, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ा सा जानेंगे। आप ये सारे तत्वों के बारे में या इतना बेसिक ये टॉपिक है कि हर एक व्यक्ति को इसके बारे में थोड़ी भी अगर जानकारी है तो बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को वो बचा सकता है। अब हम आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे पहला अब हम आते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? अगर बहुत साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो आप किसी मार्केट में अगर निकल जाएं और जहाँ तक आपकी नज़र जाए और जो भी आपको खाने वाले आइटम्स दिखाई देते हैं वो सब उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट में हैं, आपकी नज़र जहाँ तक जाए, पिज़्ज़ा का स्टॉल, बर्गर का स्टॉल, आइसक्रीम की दुकान, इधर कन्फेक्शनरी है, पेस्ट्री है, कैंडीज़ है, आइसक्रीम्स है, ये सारी चीज़ें जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ये सब क्या है, दे ऑल आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट। दूसरे शब्दों में ये जिस सफ़ेद फूड आइटम्स आपको जितने दिखते हैं नॉर्मली भी, अगर जैसे हम खाने में खाते हैं, जैसे राइस हो गया, आलू हो गया यानी कि पोटैटोज़ हो गए, ठीक है, साबूदाना हो गया, ठीक है, और आपका मैदा हो गया, ये जितनी सफ़ेद चीज़ें होती हैं लेकिन जिससे इस समय पूरा ब्रह्मांड जूझ रहा है कि कैसे इससे जुड़े हुए रोगों से हम लड़ें, ये सब हाई इन कार्बोहाइड्रेट होती है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, हमें इसको लेना नहीं चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। कैसे ये फ़ायदेमंद है कि ये हमारी नॉर्मल भोजन का ये बहुत प्रमुख हिस्सा बनाता है और जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है? अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हमारे भोजन में इसका बैलेंस बना है, जब तक हमने इसका बैलेंस हमारे शरीर के डिमांड के हिसाब से अगर हम इसका इंटेक कर रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, जैसे कि ऊर्जा देना और दूसरा
कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटीन की सुरक्षा करना। ठीक है, कैसे करेगा, जब हम ये प्रोटीन पर आएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अभी आसान शब्दों में समझ लें कि ये प्रोटीन को कार्य करने में सहयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये मस्कुलर एक्टिविटी में, मांसपेशियों के कार्य करने में ये सहयोग करता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे भोजन या आहार में कमी हो जाती है तो हमें वीकनेस लगती है, चक्कर आता है, हमारी मांसपेशियां काम नहीं करती हैं। लेकिन जनरली कार्बोहाइड्रेट की कमी वाली रोग कम दिखाई देते हैं। इसकी अधिकता वाले रोग से इस समय पूरा यूनिवर्स जूझ रहा है, जिसको हमने नाम दिया है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। और ये मोटापा अपने में एक रोग ना होकर बहुत सारे रोगों का ये कारण बनता है। जितनी भी एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जिसमें आपकी हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट स्ट्रोक, जितनी भी आपकी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका आधार ये मोटापा होता है। और इसका सिर्फ कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों का आसानी से उपलब्ध हो जाना। अगर हम इसको बैलेंस में अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्टिविटी के अनुरूप अगर हम इसका इंटेक करते हैं तो ये भी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है। ये आसानी से उपलब्ध है और इससे बने भोज्य पदार्थ इस समय फास्ट फूड के रूप में मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसका कंजम्पशन, इसका इंटेक हमारे नॉर्मल डाइट में कहीं ज़्यादा हो रहा है। अब हम आते हैं दूसरे प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट पे, जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, अब अभी हमने बात की थी जैसे कैलोरी की, उसी तरह से प्रोटीन का काम क्या है कि 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें क्या देता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट के समान ही हमें ऊर्जा दे रहा है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट में बोला था कि ये प्रोटीन की सुरक्षा करता है, तो अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की सुरक्षा कैसे करेगा भाई? जब कार्बोहाइड्रेट को हम कुछ और काम सौंप देंगे, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, ऊर्जा देना, लेकिन हमने बोला कार्बोहाइड्रेट से भाई आज ये नहीं आया, तुम इसका काम जाकर इधर देख लो। अब जब कार्बोहाइड्रेट उधर काम देखने चला गया तो उसका अपना मुख्य काम तो चला गया, लेकिन मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें से कि भोजन, आवास और आपके वस्त्र, उसमें से आपका भोजन जो है वो प्राथमिक आवश्यकता है। हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हमारा शरीर स्ट्रगल करता है जीवित रहने के लिए, और जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए। अब हमने कार्बोहाइड्रेट को अगर कोई और काम दे दिया तो उसका ऊर्जा देने वाला काम, जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता है, ये काम कौन करेगा? ये काम प्रोटीन करने लगेगा। लेकिन जब प्रोटीन ये काम करने लगेगा तो जो इसका मुख्य काम है बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माणक काम, वो तो पीछे रह जाएगा। तो क्या होगा? प्रोटीन अपने मुख्य काम से वंचित रह जाएगा और ये करने लगेगा कार्बोहाइड्रेट का काम। और जब प्रोटीन अपने मुख्य काम से वंचित रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी वीक होने लगेगी। क्यों वीक होने लगेगी? मांसपेशियां हमारी नष्ट होने लगेंगी, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर का निर्माण करना और टिश्यूज की रिपेयर करना, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, ये मेन काम होता है प्रोटीन का। और ये दोनों काम बाधित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तो प्रोटीन को हमने इस काम में लगा दिया है। इसलिए हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब बैलेंस्ड होगी और हर एक पौष्टिक तत्व अपना काम करेगा तो हर अपने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। और प्रोटीन की अनुपस्थिति में जो रोग हो जाते हैं, बच्चों में जनरली देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वाशियरकर और मरासमस। ठीक है, क्वाशियरकर और मरासमस कुछ नहीं है, ये बच्चों में एक कुपोषण जनित रोग है जो बच्चों में के मांसपेशियों को एकदम नष्ट कर देता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और बड़ों में भी, क्योंकि इसका मेन काम यही है कि हमारे मांसपेशियों को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, तो वहाँ पे ये हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन हमें मिलता किन चीज़ों में है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में अच्छा होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में दाल, पल्सेस और सोयाबीन इसका बहुत अच्छा स्रोत है। तो
अगर हम अपने आहार में इसका बैलेंस बनाकर चलते हैं तो प्रोटीन का जो मुख्य काम है हमारे शरीर का निर्माण करना, टूट फूट की मरम्मत करना, हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये उन्नत करता है, बनाता है, वो प्रोटीन करता रहेगा। तो इसका भी अपना काम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पे जिसका हम बोलते हैं फैट्स या वसा। फैट्स के साथ दिक्कत क्या है कि इसको हम लोगों ने एक हवा बनाकर रखा है कि भाई नहीं, वसा नहीं खानी है, फैट नहीं खानी है, फैट खाएंगे तो ये हो जाएगा, फैट खाएंगे तो वो हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि हम घी तेल जो हम खाते हैं अपने खाने में उसको तो हम माइनस करते हैं, लेकिन फैट भी बहुत उस्ताद है, ये इनविजिबल रूप में, इनविजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ये इनविजिबल रूप में बहुत सारे भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है और जिसके बारे में हमें जानकारी न होने की वजह से हम उन भोज्य पदार्थों को खाते हैं और ये सोचते हैं कि आज तो हमने घी तेल मक्खन मलाई खाई नहीं तो आज तो हमारा फैट फ्री डे था। ऐसा नहीं होता है। इनविजिबल फैट के रूप में ये बहुत अच्छी मात्रा में पीनट्स यानी कि मूंगफली में, ड्राई फ्रूट्स में, आप खोया वगैरह देखते हैं उसमें ये बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। और जब हम विंटर्स में या कई सीजन में हम देखते हैं मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स का भी कंजम्पशन या सेवन अगर हम लिमिट से बाहर करते हैं तो हम कहेंगे कि आज हमने फैट नहीं लिया, लेकिन इन सब से हमें क्या मिल रहा है, फैट ही तो हमारे बॉडी में जा रहा है। और ये फैट की अगर हमारे शरीर को आवश्यकता है तो हम उसको लें और नहीं है तो हम उसको न लें, क्योंकि वो खा रहा है इसलिए मैंने खा लिया, उसने बोल दिया इसलिए मैंने खा लिया। तब ये वाली चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे फैट की दिक्कत होती है। लेकिन फैट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि 1 ग्राम फैट हमें देखिए कितना देता है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या देखी थी कि 4 किलो कैलोरी था, ये तो उससे दुगना ऊर्जा देता है। यानी कि ये कंसंट्रेट सोर्स है एनर्जी का और बहुत थोड़ी मात्रा में हम ये ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो इसकी हमें आवश्यकता बहुत थोड़ी पड़ती है। लेकिन वो थोड़ी आवश्यकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि ये बॉडी को कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन मतलब ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है, एक उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर फैट का, कुशन का, और जिससे हमारे ये वाइटल ऑर्गन्स या ये कोमल अंग शरीर के सुरक्षित रहते हैं। जैसे जब हम कहीं झटके से गिर गए, हमको कहीं चोट लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो फैट का कुशन होता है ये हमारे शरीर के समस्त कोमल अंगों की रक्षा करता है और इनको इतने आसानी से नुकसान होने नहीं देता है। और फैट की कमी से क्या होता है, हमको बहुत सारे स्किन डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक है, हम ये इंसुलेशन का भी काम करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, तो वो टेम्परेचर के मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है। और इसकी अधिकता से क्या होने लगता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और मोटापा यानी कि बहुत सारे रोगों की जननी। तो बात फिर वहाँ पे यही आई है कि सारे पौष्टिक तत्वों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, एक भूमिका है। दिक्कत कब होती है, जब हम इनके बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। और फैट तो वो चीज़ है कि जिसको डाल देने से हर एक भोजन के या कोई भी डिश में हमारे स्वाद आ जाता है। तो ये हमारा एक कंसेप्शन है, धीरे धीरे अब इस पे वर्क हो रहा है, लोग उससे बाहर आ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा तेल घी मसाला डालें वही भोजन रुचिकर होगा या वही टेस्टी होगा। अब ऐसे बहुत सारे कुकिंग मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिशेज़ हैं जिनमें हम कम से कम तेल मसाले घी का उपयोग करके भी हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं और हम इन पौष्टिक तत्वों का लाभ ले सकते हैं। तो ये तो 3 हो गए। अब हम आते हैं चौथे पर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है विटामिन्स। विटामिन्स मतलब कि जीवन सत्व, और इसको हमने ब्रॉडली 2 में क्लासिफाई किया। एक है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स यानी कि वसा में घुलनशील, और एक है आपका वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है, ये 2 तरह के। अब फैट सॉल्यूबल विटामिन्स क्या हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, हाँ ए, ठीक है, ए डी ई और के, ये हो गए। और वाटर सॉल्यूबल में विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब ये विटामिन्स क्या काम करते हैं, इनको हमने नाम ही दिया हुआ है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स या सुरक्षात्मक तत्व। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे बॉडी को सोल्जर की तरह, एक प्रहरी की तरह, जैसे वो बॉर्डर पे रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से ये विटामिन्स हमारे बॉडी को विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखते हैं, हमारे चयापचय क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को हेल्दी रखते हैं और हमें एक स्वस्थ शरीर देते
देते हैं। तो ये क्या काम, प्रोटेक्टिव काम करते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स मतलब ये हमारे बॉडी के रोग रोधन तंत्र को ये समृद्ध बनाते हैं, बूस्ट करते हैं, इसे उसे मोटिवेट करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपके आहार में, और साथ में दूध, तो अगर आपके आहार में, दिन भर के आहार में कहीं ना कहीं फ्रूट, वेजिटेबल्स और दूध से बने पदार्थ सम्मिलित हैं, तो ये विटामिन्स हमारे बॉडी में रहेंगे और हम बदलते मौसम में या विभिन्न रोगों से हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। इन विटामिन्स के साथ दिक्कत क्या है? हम जनरली बोलेंगे कि हम तो रोज़ फल सब्जी और ये सब खाते हैं, दूध पीते हैं, फिर भी बदलते मौसम में हमें दिक्कत हो जाती है, हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है। इन विटामिन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये नष्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप मार्केट से खरीद कर लेकर अपने घर तक जब तक पहुंचते हैं, अगर इनकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, इनकी कुकिंग से पहले आपने तैयारी में इनकी ठीक से नहीं की है, तो ये छीलने से लेके, काटने से लेके और पकाने तक इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ख़ासकर जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, ये लगभग पूरे ही नष्ट हो जाते हैं अगर हमने भोज्य पदार्थों को या फूड आइटम्स को छीलने के बाद धोया है, या काटने के बाद धोया है, या लाकर इनको प्रॉपर स्टोर नहीं किया है, 2-3 दिन रख दिया है ऐसे ही बिना प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, तो इसके अंदर का विटामिन सी लगभग नष्ट होने लगता है। तो और जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके बहुत हद तक इनका नुकसान होता है। तो हमें लगता है कि हमने फल सब्जी दूध खाया है, लेकिन अगर हमारा कुकिंग मेथड प्रॉपर नहीं है, हमारी स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, हमने इनकी देखभाल अच्छे से नहीं की है, तो हम जिस उद्देश्य से इनको खरीद कर लाए हैं उसकी ये पूर्ति नहीं करेंगे। और विटामिन्स के कमी से हमको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, हमको इंडाइजेशन की दिक्कत होने लगती है, और रोग प्रतिरोधक तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो बदलते मौसम में या थोड़ा सा हमने मेहनत की या कुछ किया, हमारे शरीर में दिक्कत होने लगती है, हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट कभी दूसरे व्याख्यान में हम ले लेंगे, हर एक विटामिन की अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या सोर्सेज हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, और हम उसको अपने को कैसे बचा सकते हैं, इसको डिटेल में हम अगले कभी लेक्चर में लेंगे। लेकिन इतना हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक डिजीज़ फ्री बॉडी चाहते हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क पर डे की हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं मिनरल्स पे। ये हमारा 5वां पौष्टिक तत्व है जिसको कि हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स को बेसिकली 2 में क्लासिफाई किया गया है, एक है मैक्रो मिनरल्स या प्रमुख, और एक है ट्रेस या अल्प मात्रा वाला। 2 प्रकार के ये होते हैं, अल्प मात्रा में और प्रमुख। ठीक है, अब प्रमुख नाम से ही बता रहा है कि जिसकी प्रमुखता हो, जिसका दबदबा हो, जो ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रमुख। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग वर्गों में, इसका क्या मतलब नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक कहानी हम लोग ने सुनी कि एक छोटी सी चींटी चाहे तो बड़े से हाथी को भी मार सकती है, बस वही यहाँ पर भी है। ये अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता है बॉडी को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सब ने नाम सुना है लोहे का, लौह लवण सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है, ये हमारे बॉडी के सारे दुनिया की बीमारी, रोग इसके ही आसपास घूमते हैं, लेकिन इसको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बहुत थोड़े मात्रा में होती है, लेकिन वो छोटी मात्रा भी इन सब पर भारी पड़ती है। मैक्रो मिनरल्स हम उनको कहते हैं जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी बॉडी में इनका प्रतिशत इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है और इनका हमें इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि सोडियम। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके मैक्रो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। और ट्रेस मिनरल्स में आपका लौह लवण यानी कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया। अब ये सब वो है जिनको कि हम ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह महत्ता है, दोनों हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, जिसको हम ब्रॉडली 2 में पढ़ सकते हैं। एक होता है बॉडी बिल्डिंग वाला फंक्शन, उसमें ये कुछ ना कुछ बनाने में या निर्माण में काम करते हैं, और दूसरा है इनका रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि शरीर की
बहुत सारी क्रियाओं का नियमन करना, उसको नियंत्रित करना या रेगुलेट करना। अब जो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन में आते हैं उसमें इनका काम क्या है, जैसे हम सब जानते हैं हमारे शरीर की दांत और हड्डियां ये सब किससे बने हैं, कैल्शियम से बने हैं। तो ये टीथ बनाने में, बोन्स के बनाने में इनकी भूमिका है। आयरन किसके बनाने में करता है, ब्लड के बनाने में, हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और कई सारे हार्मोन्स को बनाने में इसकी भूमिका है। तो हमारे बॉडी में ये जो बॉडी बिल्डिंग काम है ये सारे मिनरल्स प्ले करते हैं। और इसके अलावा इनका कुछ नियामक काम है, रेगुलेटरी फंक्शन है, रेगुलेट भी करते हैं, ये कंट्रोल भी करते हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। कैसे, अब जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कभी आपको चोट लग जाती है और एक निश्चित समय के बाद, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो एक निश्चित समय के बाद आपका रक्त बहना स्वतः से बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपके ब्लड में इन पौष्टिक तत्वों की एक ठीक ठाक संतुलित मात्रा है और आपके ब्लड क्लॉटिंग टाइम से हो गई। इसके अलावा ये संवेदनाओं के प्रेषण में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। वो ये काम करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ना। हार्ट बीट की एक सामान्य दर होती है कि एक मिनट में एक हार्ट बीट 70 से 72 बार होती है, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसको अप डाउन होने नहीं देता है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे दांत और हड्डियां कमज़ोर होने लगेगी, हमारा ब्लड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगा, हॉर्मोन्स की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सारे रेगुलेटरी फंक्शन हमारे शरीर के नहीं हो पाएंगे। संवेदनाएं प्रेषण देर से होंगी। आजकल लोग वैसे ही वर्तमान समय में बड़े संवेदनहीन होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं मिनरल्स की बॉडी में हो सकता है कमी हो। तो संवेदनाओं के प्रेषण में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जो व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख से मतलब नहीं रखते, वो अपने ब्लड में जरूर चेक करवाएं कि मिनरल्स की मात्रा कितनी है, कहीं ना कहीं वो कम निकलेगी। तो अगर मिनरल सही मात्रा में है तो व्यक्ति सेंसिटिव है, संवेदनाओं का प्रेषण अच्छे तरह से होता रहता है। तो ये सारा काम है जो हमारे शरीर में ये मिनरल्स करता है। अब इसके बाद हम आते हैं छठे पर, जिसको कि हमने नाम दिया है वाटर या जल। अब जल कोई पौष्टिक तत्व तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अभी तक तो नहीं खरीदते थे, अब हम लोग खरीदने लगे 25, 30, 40 रुपए बोतल में। और वो भी इसलिए क्योंकि हमने इस प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त एक बहुत अच्छे संसाधन का बहुत मिसयूज़ किया, इसलिए हम इसको खरीदने लगे। अदरवाइज प्रकृति ने इसको हमें मुफ्त में दिया था। और अगर रेगुलर हम 10 से 12 ग्लास पानी एक दिन में स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीते हैं तो हम दुनिया भर की बीमारियों से दूर रहते हैं। अधिकतर बीमारियां जब हमें होती हैं हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी का इंटेक आप बढ़ाइए। पानी की कमी से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में आप देखते हैं पसीने के माध्यम से हमारे बॉडी की हीट या टेम्परेचर बॉडी की बाहर निकलती है। अगर हम पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो वही हीट हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होने लगती है और हमें अनईजी या सफोकेशन होने लगता है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और वेस्ट को हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है, वेस्ट के एक्सक्रीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये पानी का। और पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से रखता है, मतलब जितनी भी चयापचय क्रियाएं हैं उनको ये बहुत अच्छे ढंग से चलाता है। और अगर हम पानी नहीं लेंगे तो इसके एब्सेंस में जितनी भी हम बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जिसको हम किसी और कभी बहुत डिटेल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कैसे एक पानी की जरा सी कमी या दिक्कत या रूटीन में न लेने से ऐसे भयानक भयानक रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं जिसके ऊपर बाद में हम शायद जितना भी पैसा खर्च करें फिर उसकी कोई उपचार नहीं होता, मात्र इस पौष्टिक तत्व को निग्लेक्ट कर देने से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके साथ क्या है कि ये 0 कैलोरी युक्त होता है, मतलब इसका कोई अपना वो नहीं है कि इसको लेने से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है या वो, मतलब कैलोरीज में हम इसको काउंट नहीं करते हैं। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमें जल के लेने से। और इसके एब्सेंस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन जिसको कि हम कब्ज़ की शिकायत बोलते हैं, और डाइजेशन से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग हैं जब हम पानी की कमी अपने शरीर में रखते हैं तो हो जाता है। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, जिसको कि अभी ऐड किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जिसको कि हम फाइबर या डाइटरी रेशे या आहारीय फाइबर नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले नहीं पता था, लेकिन पता होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है
कि जिसको, जैसे कोई टैलेंटेड व्यक्ति है और क्लास में वो पीछे बैठा है, उस बच्चे का टैलेंट हमें कब पता चलेगा? जब हम उसको फ्रंट रो पे लाएंगे, जब हम उसको कुछ काम देंगे और हम उसको मौका देंगे अपने टैलेंट को दिखाने का। वही फाइबर के साथ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखों ने या हमारे दादी नानी के टाइम में हम कच्चे फल सब्जियां सलाद नहीं खाते थे, या रेशे युक्त भोजन नहीं था, चोकर युक्त आटा नहीं था, मिलेट्स जिसकी आज इस समय बहुत चर्चा कर रहे हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये उस समय नहीं खाया जाता था। लेकिन क्योंकि इनको कोई नाम नहीं दिया गया था, तो धीरे धीरे ये हमारी भोजन की थाली से हटते चले गए। और हम सब ने क्या सीखा कि प्रोटीन खाओ, कैल्शियम खाओ, विटामिन खाओ, इसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। तो हम इसको भूले नहीं, इसलिए इसको अब एक नाम दे दिया गया, न्यूट्रिएंट या पौष्टिक तत्व। और उन 6 के समकक्ष लाकर WHO ने इसको खड़ा कर दिया कि भाई इन 6 के साथ इसको भी लेना पड़ेगा। अगर आप इसको भूले तो उन 6 का लिया दिया आपका बराबर हो जाएगा। ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में, यानी कि जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट डिजीज़ में, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये फाइबर हमें मिलते कहाँ से हैं? सारे कच्चे फल और सब्जियों से। आप छिलके युक्त जब सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज़रूरत नहीं है छिलके उतारने की, आप ज़्यादा से ज़्यादा छिलके युक्त चीज़ों को कंज्यूम करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हम प्रयोग करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है चोकर युक्त आटा, जिसको कि हम लोगों ने छान छान के मैदा बना दिया है, ठीक है। तो हम उसको भी अपने भोजन का एक आजकल हम लोग को मार्केट में मिल रहा है मल्टीग्रेन आटा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि व्यक्ति अब इस सब चीज़ के इम्पोर्टेंस से जागरूक हो चुका है, वो समझ चुका है कि अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। तो ये चोकर युक्त आटा, जिसका हम आटे को छान कर चोकर फेंक देते थे, उसी के मल्टीग्रेन बिस्किट मार्केट में आ गए हैं, वही मल्टीग्रेन आटे मार्केट में आ गए हैं, जिसको सालों से हम लोगों ने छान छान के फेंका, और वो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज ने उसी को इकट्ठा करके वही ब्रांड, वही मार्केट, ब्रांड क्या है? चोकर कोई ब्रांड कहते हैं, आपने कई जगह सुना होगा, ब्रांड युक्त ब्रेड, बिस्किट, ये सब मार्केट में आ गए हैं। ये क्यों आ गए हैं? क्योंकि हम ऐसे चोकर नहीं खाते हैं, तो अब हम इस ढंग से खाएंगे, और इससे हमें क्या मिल रहा है? फाइबर। और हम किससे बच रहे हैं? इतनी सारी बीमारियों से। और इस फाइबर में क्या होता है? 0 कैलोरी, इसके अंदर 0 कैलोरी होती है, मतलब ये 0 कैलोरी हमें देता है। हमारे फैट को, हमारे मोटापे को, हमारे वजन को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। तो फिर ये आखिर करता क्या है? ये क्या करता है? ये हमारे भोजन को भार प्रदान करता है। भार प्रदान करना मतलब आपने एक रोटी खाई और एक रोटी के साथ आपने एक खीरा, एक टमाटर, एक गाजर, एक चुकंदर खा लिया, आपको लगेगा पेट भर गया। क्या हुआ? हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा कम गई, और विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा गई, और हमें इन सब रोगों से मुक्ति मिली, है ना। हमारी भूख, हमारी भोजन को भार प्रदान करता है, भोजन को आहार नाल में गति देता है, जिससे कि आपका डाइजेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। और ये पानी के अवशोषण को भी करता है, मतलब बहुत सारे पानी को ये अपने में रोकता है, तो जिससे व्यक्ति के शरीर के अंदर पानी की भी कमी नहीं होने पाती है। तो फाइबर, जो कि अब ये 7वां पौष्टिक तत्व के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है, इसकी भी अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो अगर हम संक्षेप में ये कहना चाहें कि बहुत कुछ न जानते हुए भी अगर व्यक्ति हमारे भोजन में उपस्थित इन जादुई तत्वों के बारे में, जिनको कि हम पौष्टिक तत्व के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा भी एक कंसेप्शन उसका बन जाता है, एक आइडिया हो जाता है, तो क्या होता है कि हम फूड की जब चुनाव करते हैं भोज्य पदार्थों के, तो आपका हाथ अपने आप कुछ चीज़ों पे जाते जाते रुक जाएगा कि नहीं ये नहीं खाना, ये हानिकारक है, नहीं ये नहीं खाना, ये हानिकारक है। ये कब होगा? जब इसका बेसिक नॉलेज आपको होगी, जब आपको पता चलेगा कि आज की बचत कल आपको उसका सुख देखने को मिलेगा। तो अगर आज से अगर हमने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपने में और अपने बच्चों में अगर हमने डाल दी, बेसिक नॉलेज उनको बताकर, तो वो एक इतनी अच्छी लाइफस्टाइल उनके अंदर, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट हो जाएगी जो उनको आगे बढ़ाएगी। अब फूड हमने देख लिया, फिर हमने न्यूट्रिएंट्स देख लिए, पौष्टिक तत्व क्या होता है, और अब हमारा लास्ट आता है जिसको कि हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब क्या हुआ भाई? हमने भोजन लिया, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के बारे में देखा, तो क्या हुआ? जो आहार हम लेते हैं उसमें अगर ये पौष्टिक तत्व मेरी या किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार एक संतुलित मात्रा में उपस्थित हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट जब व्यक्ति लेता है तो उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण।
पोषण यानी कि शरीर को वो पोषित करता है। पोषित कैसे करेगा? आपको एक हेल्दी शरीर देकर, एक निरोगी काया देकर। और एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है कि गुड फूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। मतलब एक अच्छा खाना एक खुशहाल जीवन की आधारशिला है। और जब व्यक्ति खुश, इफ़ मैन इज़ हैप्पी, तो क्या होगा? फैमिली इज़ हैप्पी। हैप्पी इन द सेंस संतुष्ट, हैप्पी इन द सेंस पॉजिटिव, हैप्पी इन द सेंस सकारात्मक सोच वाला। मैन खुश है, फैमिली खुश है, सोसाइटी खुश है उससे, और उसके बाद क्या खुश है? नेशन, हमारा राष्ट्र। तो अगर एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र या नेशन की अगर हम बात करें तो उसका रास्ता पोषण से ही होकर गुजरता है। पोषित भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो इसी पे आधारित है कि घर घर पोषण का संदेश देना है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, तो हम अपने परिवार, हम अपने समाज, हम अपने राष्ट्र को क्या ही दे पाएंगे। काबिलियत हमारे अंदर बहुत है, हम आधे घंटे में थक जाते हैं। काबिलियत हमारे अंदर बहुत है, हम दूसरे दिन बीमार रहते हैं। हम क्या अपने राष्ट्र के को समृद्ध बनाने में योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को देकर जाना चाहते हैं, तो आहार और पोषण की ये जो बेसिक जानकारी है, ये बुनियादी ज्ञान है, इसको हमें घर घर पहुंचाना है।